हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 3D मैक्स के अंदर वीरे मटेरियल के बेसिक्स को। तो अभी हम अपने 3D मैक्स के टॉप व्यू में हैं। सबसे पहले हम इसको पर्सपेक्टिव व्यू में जाके ये हमने एक शेप को क्रिएट कर रखा है, जो कि बहुत ही सिंपल से तरीके से लाइन टूल से मैंने इस शेप को क्रिएट किया और देन इसको एक्सट्रूड कर दिया और इसके ऊपर एक शेल मॉडिफायर अप्लाई कर दिया। पहले हम यहाँ पे एक बारी कैमरे को प्लेस करेंगे, देन हम यहाँ से फिर वीरे मटेरियल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अभी यहाँ से वापस प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके अपना कोई भी हमें जो भी एंगल हमें रखना है उस एंगल पे लेके जाके और हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो फिजिकल कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कंट्रोल सी से। तो अभी हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एफ प्रेस करेंगे। तो शिफ्ट एफ का मतलब है शो सेव फ्रेम, कि हमारे जो रेंडर है वो कितने एरिया का रेंडर जो है होगा। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में नज़र आएगा कि ये बॉक्स जो बना रहा है, ये हम शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स शो होता है और शिफ्ट एफ से ही हाइड होता है। और अब हम इसको यहाँ से डॉली कैमरा से इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं कि हमें कितना इसको जूम करना है और कितना हमने जूम आउट करना है। अब हम जितना हमें जूम करना है हम उतना इसको जूम कर लेंगे कैमरे के एंगल को और यहाँ से हम पैन कर देंगे। और उसके बाद नीचे से हमारा फील्ड ऑफ व्यू का एक टूल है। इस टूल से बेसिकली होता क्या है, इस टूल से आपके एंगल जो है वो पूरा वाइड हो जाता है। जितना भी आपको एंगल वाइड करना है आप सिंपली इसको, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये अपने आप ही एंगल जो है वाइड हो जाएगा और उसके बाद आप इसको डॉली कैमरा से इसको जूम कर सकते हैं जितना आपको मैक्सिमम जूम करना है। तो अभी हमने यहाँ पे अपना कैमरे को प्लेस कर दिया है। अब हम सबसे पहले कोई एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम टी पोर्ट ले लेते हैं और ऑटो ग्रिड को ऑन कर लेते हैं। ऑटो ग्रिड ऑन करने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ऑटो ग्रिड को ऑन करके क्रिएट करेंगे तो सेम उसी के ऊपर ही टी पोर्ट जो है वो हमारा क्रिएट होगा। अब हम थोड़ा सा एंगल को और थोड़ा जूम आउट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा वाइड करेंगे। फिर हम और थोड़ा डोली कैमरा से इसको थोड़ा जूम करेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा स्केल कर देंगे बैक पोर्शन। और हम वापस कैमरे में जाएंगे तो अभी हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने मटेरियल एडिटर के स्लॉट में। अब मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाने से पहले हम अभी चलेंगे रेंडरिंग में, ताकि हम चेक करेंगे कि हमने अपना वीरे को जो है वो ऑन भी किया है अभी या नहीं किया। अभी हम सबसे पहले रेंडरिंग में जाएंगे। रेंडरिंग में जाने के बाद रेंडर सेटअप में जाएंगे। अब ये विंडो आपके सामने जो है वो ओपन हो गई है। विंडो ओपन होने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे और असाइन रेंडर पे जाएंगे तो नीचे सबसे नीचे असाइन रेंडर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपने प्रोडक्शन में अभी हमारा जो है आर्नोल्ड रेंडर लगा हुआ है। हम अभी वीरे को समझ रहे हैं तो अभी वीरे पे ही यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वीरे 5। हमारे पास अभी वीरे 5 है तो यहाँ पे वीरे 5 पे सिलेक्ट करके आप इसको ओके कर देंगे। जैसे आप वीरे 5 को ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन में वीरे 5 आ जाएगा और आप यहाँ देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन पे आपका वीरे भी शो होने लग जाएगा। इससे बेसिकली हमें पता लग जाता है कि हमारा जो वीरे है वो सिलेक्टेड है। तो अब हम यहाँ पे छोटी सी एक क्विक रेंडर सेटिंग कर लेते हैं फटाफट। उसके बाद हम अपने मटेरियल एडिटर के स्लॉट में चलते हैं। इसके भी आउटपुट साइज़ को हम यही रखते हैं छोटा 1280x720, क्योंकि अभी हमने कुछ फाइनल रेंडर तो करना नहीं है। अभी सिर्फ हमने रेंडर्स चेक करने हैं छोटे छोटे रेंडर करके, तो इतने हैवी रेंडर करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी हम क्विक रेंडर सेटिंग करेंगे कुछ। तो वीरे में जाएंगे। वीरे में जाने के बाद यहाँ से इमेज सैम्पलर में टाइप की जगह टाइप में प्रोग्रेसिव की जगह हम बकेट ले लेंगे। बकेट लेने के बाद अब यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम सब डिविज़न, मैक्सिमम जो सब डिविजन्स है वो हमारी 4 रहेंगी। और यहाँ से हम इमेज फिल्टर में हम इसको वीरे ये रहने देंगे और कलर मैपिंग में रेनहार्डी रहने देंगे। और यहाँ से जीआई में जाएंगे और प्राइमरी इंजन को हम कर देंगे रेडियंस मैप और सेकेंडरी इंजन जो है वो हमारा लाइट कैच ही रहेगा। फिर रेडियंस मैप में हम करंट प्रेजेंट की जगह, हाई की जगह उसको कर देंगे वेरी लो। ये करने के बाद अब हमारी जो सेटिंग्स है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मटेरियल एडिटर के स्लॉट में। सबसे पहले हम कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये काफ़ी सारे स्लॉट्स आ जाएंगे। ये हमारे होते हैं स्लॉट्स, इसको हम बॉल्स भी कहते हैं और स्लॉट्स भी कहते हैं। अब ये जितने भी हमारे बॉल्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ स्लॉट्स हैं, अभी आप इस पर कोई भी एक स्लॉट पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3:2 भी आता है। कई लोगों की स्क्रीन में ऐसा भी आ सकते हैं, 6 बॉल्स भी आ सकती है। तो आप इसको मैक्सिमम बॉल्स जो हैं वो हमारे पास राइट क्लिक करके 6:4, तो अब मैक्सिमम जो हमारी हैं वो 24 बॉल्स हैं। तो अभी हम यहाँ से पहले तो अपनी 24 बॉल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। जब हमारी 24 बॉल्स सारी सिलेक्टेड हो जाएंगी तो यहाँ से हम अभी देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट मटेरियल है वो, जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल लगा हुआ है वो है फिजिकल मटेरियल। हम इस मटेरियल को चेंज करेंगे। यहाँ से फिजिकल मटेरियल पे क्लिक किया और यहाँ से वीरे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे वीरे मटेरियल।
वीरे मटेरियल पे जाने के बाद हम इसको सिंपली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा जो है वीरे मटेरियल जो है वो लग गया। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएट देख सकते हो कि इस वाली बॉल में और इस वाली बॉल में क्या डिफरेंस है। इस वाली बॉल में अगर आप देखोगे तो ये फिजिकल मटेरियल है और इस वाली बॉल में थोड़ा शाइन वाला इफेक्ट आ रहा है। और ये वाला जो है ये अभी वीरे मटेरियल है, जो कि अभी हमने सिंपली एक वीरे मटेरियल प्लेस किया है। अभी इसमें हमने ना कोई रिफ्लेक्शन डाली है ना कोई रिफ्रैक्शन, कुछ भी नहीं डाला। तो अभी बिल्कुल सिंपल सी जो बॉल वीरे मटेरियल लेने के बाद आती है सेम वैसे अभी आई हुई है। आप इसको डबल क्लिक करके बड़ा करके भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बॉल है एक। सबसे पहले हमारा आता है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का बेसिकली मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का बेस कलर। अभी अगर मैं बात करूं कि इस वाले टी पोट की, तो मैंने अभी टी पोट पे सिलेक्ट किया और पहले मैं यहाँ से अभी टी पोट को कौन सा कलर देना चाहता हूँ। जैसे मैंने अगर कुछ ले लिया गोल्डन टाइप में कलर, ठीक है, मैं अभी यहाँ से मैंने गोल्डन कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। अब ये मेरी बॉल पे क्या है, गोल्डन कलर आ गया बेसिकली। अब डिफ्यूज़ का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट का एक बेस कलर, तो बेस कलर हमने अभी गोल्ड कलर लिया। अभी हम इसको क्रॉस करेंगे और इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसके ऊपर हम यहाँ से असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर देंगे और यहाँ से हमारा शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट तो है ही है ऑन। अब हमारा क्या हुआ, इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा डिफ्यूज़ का जो कलर है वो अप्लाई हो गया। ये हमारा हो गया डिफ्यूज़ का ओनली कलर। लेकिन अभी अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें कोई टेक्सचर अप्लाई करना है, टेक्सचर अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे डिफ्यूज़ का कलर है, कलर के बिल्कुल राइट साइड में देखोगे एक छोटी सी ना विंडो है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी और यहाँ से आपको जनरल में जाके एक बिटमैप को सिलेक्ट करना है। जैसे आप बिटमैप को सिलेक्ट करोगे तो वो पूछेगा कि आपको कौन सा वाला टेक्सचर यूज़ करना है इस वाले ऑब्जेक्ट पे। तो अभी हम कोई भी एक सिंपली सा टेक्सचर ले लेते हैं। ये अभी हमने ये वाला टेक्सचर ले लिया और इसको सिंपली हमने ओपन कर दिया। अब हमने ओपन कर दिया तो हमारी बॉल के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी कलर चेंज हो गया और वहाँ से भी जो भी हमारा गोल्ड कलर था वो सारा का सारा हट गया। वो हटने का उसका रीज़न क्या है कि जब अगर आप कोई भी डिफ्यूज़ पे अपना एक टेक्सचर को अप्लाई कर देते हो तो इसके बेस कलर से कुछ मतलब नहीं रह जाता। फिर आप इस कलर को चाहे ब्लू रखो, चाहे रेड रखो, चाहे ग्रीन रखो, चाहे पिंक रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई नहीं कर रखा, अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए कट करूँ यहाँ से, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये पिंक कलर आ जाएगा। अब जोन सा कलर आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे तो ये ग्रीन आ जाएगा। जब तक इसके ऊपर मटेरियल अगर हम राइट क्लिक करके अब इस दोबारा पेस्ट करेंगे तो हमारा फिर ये कलर जो है यहाँ से हट जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डिफ्यूज़। इस पर हम कोई भी इमेज को प्लेस कर सकते हैं या अब हमारा सेकंड चीज़ आती है रिफ्लेक्शन, जो कि उसके बिल्कुल नीचे है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट में शाइन क्रिएट करना। अगर हम कोई फ्लोरिंग पे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, रिफ्लेक्शन आती है फ्लोरिंग पे। तो अब हम यहाँ से रिफ्लेक्शन को ना जितना हम वाइट की तरफ लेके जाएंगे उतनी जो सीन में है वो रिफ्लेक्शन क्रिएट होगी। अब अगर जितना मैंने इसको फुल वाइट कर दूंगा तो ये फुल्ली रिफ्लेक्शन हो गया। अब मैंने इसको हाफ पे करके अगर मैं ओके करूँगा तो अगर आप स्लॉट पे देखेंगे अब, तो स्लॉट में बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पे शाइन क्रिएट हो रही है। अगर आपने पहले देखा होगा, पहले अगर मैं इसको रिफ्लेक्शन को यहाँ से ऑफ करूँ 1 मिनट के लिए, ब्लैक पे आप रख दोगे तो इसको ऑफ हो जाएगी। रिफ्लेक्शन को मैंने अगर ऑफ किया तो अब यहाँ पे कोई भी हमारी शाइन जो है वो क्रिएट नहीं हो रही। जैसे ही मैं इसकी रिफ्लेक्शन को यहाँ से डाउन करूँगा तो यहाँ पे क्या है कि एक शाइन से क्रिएट हो रही है इस ऑब्जेक्ट पे। ये शाइन जो है वो क्रिएट हो रही है। अब हमें इतनी रिफ्लेक्शन जैसे चाहिए तो हमने सिंपली इसको ओके किया। ओके करने के बाद अब यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो अब क्या हुआ, हमारे सीन में जो है वो रिफ्लेक्शन क्रिएट हो गई। और रिफ्लेक्शन के नीचे हमारा आता है ग्लॉसीनेस। ग्लॉसीनेस का मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा आप इसके पॉइंट वैल्यू को कम करेंगे उतने ज़्यादा आप रिफ्लेक्शन जो है वो ब्लरी आएगी। मतलब अगर मैं इसको डबल क्लिक करके इसका स्लॉट पे जाऊँ तो अभी आप देखोगे तो इसकी जो ये रिफ्लेक्शन आ रही है ये बहुत शार्प आ रही है। जैसे मैं इसकी ग्लॉसीनेस की वैल्यू को 0.7 या 0.8 कर दूंगा तो ये देखना है ऑटोमेटिकली ब्लरिश हो जाएगी। अब अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये काफ़ी ब्लरिश हो गई है। अब जैसे मैं इसकी 0.8 कर दूंगा तो ये और थोड़ा सा शाइन होगा। अब जैसे कि मैं इसको वापस 0.9 कर दूंगा तो ये हल्का हल्का ब्लरिश होगा। अब जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को डाउन करते रहोगे वैसे वैसे ही जो ऑब्जेक्ट है वो जो रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा वो ब्लरिश रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। तो अभी हम सिंपली इसको भी 0.8 रखते हैं तो ग्लॉसीनेस को, और यहाँ से एक ऑप्शन आता है फ्रीजनल रिफ्लेक्शन। फ्रीजनल रिफ्लेक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे अगर आप इसके टिक को डीएक्टिवेट कर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट पे पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन को क्रिएट कर देगा। अब जैसे कि मैंने इसके
टिक को डीएक्टिवेट किया, वैसे ही मेरे ऑब्जेक्ट में फुल्ली रिफ्लेक्शन हो गई। आप यहाँ से तो फुल्ली रिफ्लेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको रिफ्लेक्शन की नीड पड़ रही है कि मेरे को और भी ज़्यादा रिफ्लेक्शन करनी है सीन के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा। आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ से भी फुल्ली करी तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन जो है वो फुल्ली रिफ्लेक्शन हो गया बॉल। इसमें अभी उस ऑब्जेक्ट का जो हमने डिफ्यूज़ का टेक्सचर लगाया है वो तो अभी नज़र ही नहीं आ रहा कहीं भी, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, क्योंकि हमने इसकी रिफ्लेक्शन की वैल्यू को बहुत हाई कर दिया। इतनी वैसे रिफ्लेक्शन की नीड पड़ती नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ये बताने के लिए मैंने आपको ये फुली रिफ्लेक्शन करा है। और इसको सिंपली मैं अभी ओके कर दूंगा और यहाँ से फ्रीजनल को टिक ऑन ही रहने देंगे। हमें जितनी रिफ्लेक्शन की कम ज़्यादा की ज़रूरत है हम इसको यहाँ से रिफ्लेक्शन को प्ले कर लेंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन करनी है, जैसे कि अगर कभी हम स्टील का मटेरियल या क्रोम का मटेरियल बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, हम यहाँ पे इसको टिक को डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो फुल्ली रिफ्लेक्शन पड़े उस पर। क्योंकि अगर आप देखोगे स्टील मटेरियल और दूसरे मटेरियल्स, इन सारे मटेरियल्स की रिफ्लेक्शन जो होती है वो फुल होती है। तो अभी हम इसके टिक को ऑन ही रहने देंगे और अब हम चलते हैं इसके नीचे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बेसिकली मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। मतलब अगर मैं कोई एक ग्लास का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है या मुझे कोई एक ग्लास बनाना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, ट्रांसपेरेंट डोर हो, आप ये सब चीज़ें कुछ भी आपने ट्रांसपेरेंट से रिलेटेड बनानी है तो आप इसको रिफ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखोगे तो इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्लॉट है। अब अगर हम इस पर रिफ्रैक्शन की वैल्यू को यहाँ से हम डाउन कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो सीन में वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शो होने लग जाएगी। अगर आप देखोगे तो आपका पीछे वाला जो हमारा ये इसका बैकग्राउंड है वो भी हमें इसके अंदर से विजिबल हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी रिफ्रैक्शन को बढ़ा रखा है। अब जैसे आप इसकी वैल्यू को फुल ऊपर तक कर दोगे तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन, अब इसको हमने ऊपर कर दिया और यहाँ से हम इसको अभी कैंसिल कर देंगे। अभी हमें रिफ्रैक्शन की नीड नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ना इसका रेंडर निकाल के देखते हैं, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि इस ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन कैसे आती है और कैसे नहीं। अभी हम सबसे पहले एक वीरे लाइट मटेरियल लेते हैं। पहले तो यहाँ से वीरे में जाके वीरे लाइट लेते हैं और टॉप व्यू में जाके इस लाइट को हमने प्लेस किया और अब हम इसको यहाँ से हल्का सा रोटेट करके लाइट को, एक लाइट हम यहाँ से प्लेस करेंगे इसकी डायरेक्शन से, और इस लाइट की अभी यहाँ से हम जो लेंथ है वो हम यहाँ से कम कर देंगे हल्की सी 4 फीट, और इसी को ही हम एक रिप्लेस करेंगे, इंस्टेंस करेंगे, ताकि हम एक लाइट पे जो मल्टीप्लायर रखें वो हमारे सेकंड लाइट पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। और यहाँ से हम इसको मिरर कर देंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे। अब हम दोबारा इस पर कैमरे पे जाएंगे और यहाँ से हम लाइट को सिलेक्ट करके यहाँ से मल्टीप्लायर जो है इसका 1 रखेंगे और यहाँ से हम इसके ऑप्शंस में जाके इनविजिबल पे टिक लगा देंगे। अभी हम वापस से अपने इस ऑब्जेक्ट पे पहले तो एक टेक्सचर को अप्लाई करेंगे। यहाँ से वापस फिजिकल की जगह हम एक वीरे मटेरियल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम डिफ्यूज़ में जाके एक बिटमैप को अप्लाई करेंगे और हमारे पास कुछ टेक्सचर्स वगैरह हैं। हम पहले तो फ्लोरिंग के लिए कुछ एक टेक्सचर लगाते हैं। हम अभी फ्लोरिंग के लिए ये भी लगा सकते हैं। ये वाला हमने एक टेक्सचर लिया और इसको अभी हम UVW मैप लगा के इसके ऊपर, और यहाँ से हम इसको बॉक्स सिलेक्ट कर देंगे इसका, और पर्सपेक्टिव व्यू में जाके हम इसकी भी थोड़ी सी ना टाइलिंग सही कर देंगे। टाइलिंग अभी जो है हमारी इसको 3x3 कर देंगे, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा स्केल भी कर सकते हैं, यहाँ से स्केल टूल से गिज़्मो पे जाके यहाँ पे गिज़्मो सेलेक्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा स्केल करेंगे और यहाँ से हम इसको एंगल स्नैप ऑन करके एंगल में हम 90 डिग्री डाल देंगे। यहाँ पे 90 डिग्री डालने के बाद अब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री पे रोटेट होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको स्केल कर लेंगे जितना हमें चाहिए। वापस हम कैमरे व्यू में जाएंगे तो हमारा जो नीचे का ऑब्जेक्ट है फ्लोर का वो प्लेस हो गया। अब हम वापस मटेरियल में जाके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हल्की सी रिफ्लेक्शन दे देंगे ताकि वो हल्का सा रिफ्लेक्शन लुक भी आए। ये जो ग्लॉसीनेस है इसको हम 0.9 कर देंगे ताकि थोड़ा सा ब्लरिश इफेक्ट भी आए। 0.9 करने के बाद इसको रेंडर करने से पहले अभी हम एक बार थोड़ा कैमरे को थोड़ा सा वाइड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी लाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, 1 की जगह इसको कर देते हैं 2। और टॉप व्यू में जाके एक बार चेक कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा थोड़ा क्लोज कर देते हैं। अब हम वापस कैमरे में जाएंगे और अब हम इसको रेंडर करेंगे। तो बेसिकली अभी तो हमारा रेंडर चल रहा है, तब तक हम इस वाले ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। इस वाले ऑब्जेक्ट पे बेसिकली अभी अगर आप देखोगे तो टेक्सचर जो है डिफ्यूज़ वाला वो हमारा अप्लाई हो चुका है, और साथ ही साथ हमारी इसकी
जो हमने यहाँ पे लाइट को प्लेस किया है वो लाइट की प्रॉपर रिफ्लेक्शन भी हमारी आ रही है। जितनी हमने रिफ्लेक्शन की उसकी वैल्यू जो है वो रखी है उतनी हमारी रिफ्लेक्शन भी आ रही है। और अब हम इसको कैंसिल करेंगे और वापस से अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम इसकी रिफ्लेक्शन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इसको 0.9 कर देंगे या 1 कर देंगे अब, जिससे कि अब हमारा ब्लरिश इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। अभी हमारा रेंडर है वो हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कोई भी ब्लरी इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसकी ग्लॉसीनेस की वैल्यू क्या है 1 कर दी। ग्लॉसीनेस की वैल्यू 1 करने से हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही शार्प आ रहा है, रिफ्लेक्शन जो भी है हमारी बहुत शार्प आ रही है। तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज़ का। अब हम चलते हैं एक बार रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन की वैल्यू को हम जैसे डाउन करेंगे और हम सिंपली इसको ओके करेंगे और देन हम इसको ऊपर रेंडर करेंगे तो हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की जो है वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी भी आने लग गई है। अभी रेंडर चल रहा है तो ये बेसिकली हमारा रेंडर जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप देखेंगे कि अब इस पर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी हो गई है। अब इसमें जो हमारा डिफ्यूज़ का मटेरियल है वो तो हमारा बहुत ही कम शो हो रहा है, मतलब बेसिकली वो शो हो ही नहीं रहा, यहाँ पे हल्का सा शो हो रहा है, लेकिन अब इसमें पूरा का पूरा क्या है हमारा रिफ्रैक्शन ही शो हो रहा है। तो अब हम इस यहाँ से रिफ्रैक्शन को जितनी वैल्यू हम इसकी इंक्रीज़ करेंगे उतना ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जितना हम यहाँ से इसको ब्लैक पे ले जाएंगे उतना ये ट्रांसपेरेंट ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से अब नीचे देखेंगे तो इसके में भी ग्लॉसीनेस का वैल्यू आती है, सेम ग्लॉसीनेस जैसे हमने रिफ्लेक्शन में यूज़ करी थी। जितनी पॉइंट वैल्यू को हम कम करेंगे उतनी ब्लरिश आएगा, जितनी हम वैल्यू को 1 में रखेंगे उतना ही जो है वो शार्प इफेक्ट आएगा। वैसे ही रिफ्रैक्शन की भी सेम वैल्यू है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।